प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। बीए पार्ट थर्ड हिंदी में उपन्यास चलता है निर्मला, मुंशी प्रेमचंद का 1927 में लिखा हुआ। लेकिन इस उपन्यास के अध्ययन करने से पूर्व हम इस विराट व्यक्तित्व के धनी मुंशी प्रेमचंद जी के जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे। आप लोगों की जिज्ञासा भी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस के पास लम्ही गांव में एक किसान परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। पिता का नाम धनपत राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इनकी माँ 7 वर्ष की उम्र में ही इन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। पिता भी इन्हें 16 वर्ष की उम्र में, जब ये 9th क्लास में पढ़ते थे, तभी गुजर गए। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर आर्थिक रूप से संकट आ गया। 15 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो चुका था। 2 सौतेले भाई थे और 1 सौतेली माँ। किसान परिवार का होने के कारण आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के औसत किसान की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति भी कैसी होगी। उनका विद्यार्थी जीवन भी हिंदुस्तान के औसत गरीब विद्यार्थी का जीवन था। पढ़ने के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ने के प्रति रुचि रखते थे। तो जैसे तैसे इन्होंने ट्यूशन का जुगाड़ किया और कुछ बच्चों को पढ़ा करके अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने लगे। कई बार जब ट्यूशन नहीं मिलता था तो कर्ज लेना पड़ा। चुकाने में बहुत परेशानी आती थी। महाजनों से इनका पाला पड़ा। महाजन उसे कहते हैं जो कर्ज पे रुपए उधार देते हैं और रुपए के साथ ब्याज भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में पढ़ना, आर्थिक स्थिति से विपन्न होना, बहुत कठिन जीवन इनका बन चुका था। कई बार तो इन्हें उधार पैसा भी नहीं मिलता था। यहाँ तक कि अपना पेट भरने के लिए अपनी प्रिय पुस्तकों को भी इन्हें बेचना पड़ता था। ऐसा ही एक उदाहरण इन्होंने स्वयं लिखा है कि एक बार उधार न मिलने पर रोटी के लिए किताब बेचनी पड़ी। जैसे उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहूँ आपसे कि जाड़ों के दिन थे, पास में एक कोड़ी न थी। 2 दिन एक पैसे खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से मना कर दिया था। संकोचवश मैं उससे मांग न सका। मैं बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया। एक चक्रवर्ती गणित कुंजी 2 साल हुए खरीदी थी। अब तक उसे बड़े जतन से सहेज के रखा था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया। किताब 2 रुपये की थी, पर सौदा 1 रुपये में ठीक हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसी से कि जिस बालक को प्रिय पुस्तक अपना पेट पालन करने के लिए बेचनी पड़े, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। और आज भारत के आम विद्यार्थी की स्थिति भी ऐसी ही है। भारत के किसानों की बच्चों की स्थिति भी ऐसी ही है। बड़ी मुश्किल से वो अपना पढ़ाई का खर्च जुटा पाते हैं। इसी तरह प्रेमचंद ने पढ़ाई के प्रति ललक बनाए रखी और 1904 ईस्वी में
उर्दू हिंदी में ओरिएंटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्पेशल वर्नाक्यूलर इम्तिहान पास किया। 1905 में ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने की सनद पाई। 1910 ईस्वी में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया। 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। स्कूल में 3 साल उन्होंने अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में 6 साल सब इंस्पेक्टर भी रहे और इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई और जीविका चलाई। लेकिन उनका जन्म ऐसे समय हुआ था जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। जब इन्होंने लिखना चालू किया तो प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और जब इन्होंने लिखना समाप्त किया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे में भारत की स्वतंत्रता ने इन्हें अपनी ओर खींचा, आज़ादी की लड़ाई ने अपनी ओर खींचा और इन्होंने 1920 में अपनी नौकरी को त्याग दिया। असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अपनी लेखनी से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया। मित्रों, कलम की ताकत हमेशा शारीरिक ताकत से ज़्यादा मजबूत होती है और प्रेमचंद के पास कलम की ताकत थी। इन्होंने अपनी कलम की ताकत से ही स्वतंत्रता की लड़ाई के जौहर दिखाना शुरू किया और ऐसे ऐसे उपन्यास, ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी कि लोग पढ़ें और जन चेतना से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने लगे। इन्होंने ऐसी सामाजिक कहानियाँ भी लिखी। 1907 में इन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया जो कि ज़माना में छपी। इनका पहला कहानी संग्रह 1907 में सोजे वतन आया, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन की कूट कूट कर भावना भरी हुई थी। अंग्रेज़ों ने इन कहानियों को पढ़ा तो उनका खून खौल उठा और प्रेमचंद को ढूंढने लगे। इनको गिरफ्तार किया गया और उस सोजे वतन की 500 प्रतियों को जलाने के लिए मजबूर किया गया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके साहित्य में इनकी कितनी चिंगारी थी। इसके बाद अब आपको थोड़ा सा मैं और इनके प्रेमचंद नाम कैसे पड़ा इस पर बताना चाहूँगा कि इनके बचपन का नाम धनपत राय था, अर्थात असली नाम भी यही था और ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस नाम को प्रतिबंधित कर दिया तो इन्होंने, जो कि उस समय एक उर्दू के लेखक और संपादक थे दया नारायण निगम, उन्होंने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया। बड़ा प्यारा नाम था जिसमें बड़ी शीतलता थी और सबके प्रति करुणा और प्रेम का सरोबार था। दयानारायण निगम ने इनकी लेखनी को समझा, इनके विचारों को समझा और विचारों के अनुकूल इनको नाम दिया प्रेमचंद। इस तरह से इनका नाम प्रेमचंद पड़ा। इन्होंने लगभग 12 उपन्यास लिखे। 12 उपन्यासों में को यदि हम पढ़ लें तो भारत के संपूर्ण जीवन को हम समझ सकते हैं, भारत की संपूर्ण चेतना को हम समझ सकते हैं, भारत की संपूर्ण आत्मा और संस्कृति को हम जान सकते हैं। और प्रेमचंद को एक बार किसी ने पढ़ लिया
तो मेरा मानना है कि वो करुणशील और संवेदना से युक्त, उसकी भावना और मानवता के गुण उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। उन्होंने 1918 में उनका प्रथम उपन्यास प्रकाशित हुआ सेवा सदन के नाम से, जो कि भारत की नारी की करुण कहानी है। भारत की नारी की संवेदना है, भारत की नारी की जागृति है और समाज को एक संदेश है। अर्थात इस प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं वो समाज को एक नई दिशा देते हैं, समाज की एक नई समस्या से हमें अवगत कराते हैं। इनका दूसरा उपन्यास था वरदान, और इसके बाद लिखा इन्होंने प्रेमाश्रय, रंगभूमि जो 1925 में प्रकाशित हुआ, प्रेमाश्रय 1922 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, जो कि आपके सिलेबस में चलता है। आप इसका अध्ययन करेंगे, इसमें 26 भाग हैं, हम रोज़ एक भाग का अध्ययन करेंगे। इसके बाद लिखा प्रतिज्ञा 1929 में, कवन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में और गोदान इन्होंने 1935 में लिखना आरंभ किया और 1936 तक इसे लिखते रहे। इस तरह से प्रेमचंद के उपन्यास भारतीय लोगों की करुण कहानी से हमें अवगत कराता है। और ये उपन्यास प्रेमचंद के ऐसे उपन्यास हैं जो इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से सुशोभित करते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम अगली कड़ी में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।